हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, मैं आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन क्लास 10th की साइंस भी पढ़ाता हूं। और बच्चों, अब जो नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका एमपी बोर्ड में, वो साइंस का पेपर है। साइंस के पेपर में बच्चों वन वर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, एक शब्द में उत्तर, खाली स्थान और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में सोच समझ के मैं लगभग 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वो छोटे छोटे, उन्हें आप एक बार देख लीजिए। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे ही इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो मैं 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उनके जस्ट सामने उनके आंसर भी लिखे हैं। आपको बस क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले ये देखना है, इसको अच्छे से समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता है, लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन है ना, इनमें से ही कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपन शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। किसकी बच्चों? फिजिक्स की। फिजिक्स में देखते हैं अपन। फिजिक्स में अपने पास में देखो 3 पार्ट्स होते हैं साइंस में, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो मैं पहले फिजिक्स का पार्ट उठा लेता हूँ यहाँ पे, भौतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं, और वन वर्ड आंसर लेंगे। 1 से 34 लाख के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या होती है? तो अपन को इसका आंसर क्या देना है बच्चों? एम्पियर। ठीक है, आप ए भी लिख सकते हो, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं अगले क्वेश्चन लेके आऊंगा, इंग्लिश मीडियम में आप इसको भी सुन सकते हो। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, विभवांतर के एसआई इकाई, इकाई की जगह वो सामने वाला क्या लिख सकता है बेटा? मात्रक लिख सकता है। ठीक है, इकाई की जगह, सॉरी माफ कीजिएगा, इकाई की जगह वो क्या लिख सकता है? मात्रक लिख सकता है। तो आप उससे घबराए नहीं। ठीक है, मात्रक लिख सकता है। क्या लिख सकता है बेटा? मात्रक। तो देखना यहाँ पे ये जो इकाई लिखी है, क्या लिखी है बेटा? इकाई लिखी है। इकाई की जगह वो क्या लिख सकता है? मात्रक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको, जो अभी वर्तमान में ये इकाई से 100% है ना, क्वेश्चन कोई ना कोई सा आपको मिल जाएगा इसी इलेक्ट्रिसिटी वाले, विद्युत धारा वाले चैप्टर में। चाहे वो विद्युत धारा का पूछ ले, विभवांतर का पूछ ले, प्रतिरोध का पूछ ले, शक्ति का पूछ ले, कार्य का पूछ ले, या विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक या फिर वाणिज्यिक इकाई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? वाणिज्यिक इकाई। वाणिज्यिक इकाई। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, किलोवाट का। या फिर कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर में से, तो वो तो ठीक है, लेकिन इकाई जरूर आपको इनमें से कोई ना कोई सी बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक या एसआई इकाई पूछे तो आपको क्या आंसर देना बच्चों? एम्पियर। क्या आंसर देना प्यारे बच्चों? एम्पियर आंसर देना है। ठीक है, एम्पियर के बाद में विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो वोल्ट याद रखना, काय का? विभवांतर का। ठीक है, इसके बाद में प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? ओम है। ठीक है, वोल्ट को वी लिख सकते हो, एम्पियर को आप क्या लिख सकते हो बेटा? ए लिख सकते हो। ओम का एक साइन होता है, ऐसा आप बना सकते हो। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। इसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इसको याद रखने के लिए, जैसे शक्ति को कैसे याद रखेंगे? शक्ति को याद रखने के लिए आप एक चीज याद रखिए, शक्ति वाट। शक्ति लग गई मतलब वाट लग गई। ठीक है, अब इसमें एक कहानी भी, जैसे रामायण में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को क्या लगाई थी? शक्ति लगाई थी। क्या लगाई थी बच्चों? शक्ति लगाई थी। शक्ति लगाई थी मतलब वाट लगाई थी। मेघ का मतलब होता है बादल। बादल में क्या बनता है बच्चों? बिजली बनती है। क्या बनती है? बिजली। बिजली का मतलब सीधा सा संपर्क किससा है? करंट से। ठीक है, तो मेघनाथ के पास में एक पावर थी जो क्या लगा दी थी लक्ष्मण जी को? उसको करंट लगा दिया था लक्ष्मण जी को। तो मेघनाथ ने शक्ति लगाई थी। शक्ति लगाई थी मतलब वाट लगाई थी। वाट लगाई थी, इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से उसने मेघनाथ लक्ष्मण जी को करंट लगा दिया था। क्या लगा दिया था? जिसको अपन बोलते हैं शक्ति लग गई थी उसको। क्या लग गई थी? उनको, माफ कीजिएगा। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है? जूल। ये याद रखना। ठीक है, जूल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई, ठीक है, इसको वाणिज्यिक इकाई भी बोलते हैं बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट। वाणिज्यिक इकाई, इसकी जो वाणिज्यिक इकाई क्या होती है बच्चों? किलोवाट घंटा, यानी KWH, ऐसे प्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ओम का नियम किसने दिया था? ठीक है, तो ओम का नियम किसने दिया था? देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज साइमन ओम। ये याद रखना बेटा है। ओम ही बोल सकते हो आप इनको, डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? ओम। क्या लिख सकते हो इनको? ओम। क्या लिख सकते हैं इनको? ओम। ठीक है, ओम ने दिया था। ठीक है, साइज बढ़ा लेते हैं अपन। क्या? ओम। ठीक है, ओम ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो याद रखना बच्चों, आइजैक न्यूटन। बहुत फेमस नाम है न्यूटन।
न्यूटन ने क्या का नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। प्रकाश की चाल पूछ ले या बच्चों क्या पूछ ले? वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ms इनवर्स भी लिख सकता है, ठीक है बेटा। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? अपसारी। अपसारी, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठी कर देने वाला, और अपसारी का मतलब होता है फैला देने वाली, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट वो भी बताऊंगा मैं आपको। विद्युत धारा मापने के लिए एक यंत्र यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? एमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमीटर, विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर, ठीक है। विभवांतर को मापने का यंत्र बच्चों वोल्टमीटर कहलाता है। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष हो तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मायोपिया। क्या बोलते हैं? ये जो बिल्कुल लिख रखा है मायोपिया। लेकिन निकट की जगह यदि दूर दृष्टि दोष हो बच्चों, क्या हो? दूर दृष्टि दोष हो तो इसका एक और नाम है क्या बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है बेटा। याद रखना, कभी कभी है ना अलग नाम से भी पूछ लेता है वो। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपन अगला पेज लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये भी देखो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जो डायरेक्ट आंसर में यहाँ पे आ गया। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P/V, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा आपका यहाँ पे कि धारा सॉरी माफ कीजिएगा, जो शक्ति होती है उसका जो सूत्र क्या होता है शक्ति का, वो होता है क्या बच्चों? P = VI। V क्या है बेटा? यहाँ पे विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। और I क्या है? I है धारा, यानी कि करंट, ठीक है। अब अपन देखो P = VI लिखे तो V बराबर क्या होता है बेटा? RI होता है। क्या होता है? RI, ओम के नियम अनुसार, ठीक है। तो P बराबर तो है, V की जगह अपन RI लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? V की जगह अपन ने RI लिख दिया, I ऑलरेडी वहां पे है ही सही। तो ये क्या हो जाएगा? P = I² R हो जाएगा। तो ये भी एक सूत्र होता है। और P बराबर एक और सूत्र होता है बच्चों W/T, जो परिभाषा से डेफिनेशन से अपन को मिल जाता है। ये भी सूत्र है बेटा, ध्यान रखना। और P बराबर विभवांतर बराबर क्या होता है? W बराबर VQ होता है। क्या होता है बच्चों? VQ। तो W की जगह VQ और बटे में अपन क्या रख सकते हैं? T रख सकते हैं। और फिर विद्युत धारा का जो विद्युत धारा की जो परिभाषा है उसमें परिभाषा में अपने पास में Q = क्या आता है? IT आता है। तो Q की जगह जब IT रखोगे आप तो V, Q की जगह क्या लिखा अपन ने? IT, और बटे में भी क्या है? T। T से T क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा? VI, ठीक है। तो आप है ना पावर का यानी कि शक्ति का सूत्र एक ये याद रखना बेटा, एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, और एक ये याद रखना। और बहुत सारे सूत्र है लेकिन इतने तो आप याद रखना, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लेना वाले कि शक्ति का सूत्र ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये देखो मैंने जो इसके गोला लगा रखा है उनको लिख लेना बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखिए यहाँ पे वेग का SI मात्रक क्या है? वेग मतलब वही दूरी बटे यानी विस्थापन बटे समय होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर आवाज आ रही होगी? हाँ आ रही है, ठीक है। बल का SI मात्रक क्या है बेटा? न्यूटन है। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे, आप ध्यान से सुनना। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। और बल बराबर F बराबर क्या होता है बेटा? MA होता है। M क्या है? द्रव्यमान। M क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है बेटा, क्या है। और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड की पावर 2, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। ये भी SI मात्रक है। क्या है बेटा? SI मात्रक। न्यूटन भी लिख सकते हो, अब सामने वाला ये भी दे सकता है, ठीक है। तो दोनों लिख लेना। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन भी है, इसको N से डिनोट करते बेटा, ठीक है। और kg इंटू m इंटू s की पावर -2, ये भी आपको सूत्र याद रखना है। दर्पण का सूत्र बिल्कुल आपको आपके टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, यहाँ पे प्लस आता है। और यहीं पे यदि लेंस का सूत्र आ जाए तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के SI इकाई क्या है बच्चों? तो ये होती है टेस्ला, ठीक है। ये हो गए अपने पास में 27 क्वेश्चन इसके कंप्लीट। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, देखना 28वां क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है बच्चों? सघन माध्यम में होता है।
ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है इसमें, ये देखो सघन माध्यम विरल माध्यम दोनों हो सकता है, अपवर्तन सघन और विरल दोनों माध्यम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, यहाँ पे पारदर्शी माध्यम लिखेंगे। कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम बेटा? पारदर्शी माध्यम। अपवर्तन का मतलब होता है जो मान लीजिए प्रकाश की किरण है, थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, ऊपर चली जाती, नीचे चली जाती, या फैल जाती है, उसको अपवर्तन बोलते हैं, और ये पारदर्शी माध्यम होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव से। देखो बेटा, करंट लगाते हैं, करंट लगाते हैं तो चुंबक उत्पन्न होती है मोटर में, और उसी चुंबक की वजह से उसका रोटर क्या होता है? घूमता है। इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ के नियम अनुसार आपके टीचर ने समझाया होगा। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रेरण का मतलब होता है पहले मैकेनिकल एनर्जी, फिर है ना उससे चुंबक के एरिया में जब घूमती हो तो उससे प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है बार बार कुंडली वहां से गुजरती है तो प्रेरण उत्पन्न होता है, उस प्रेरण की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, करंट बनता है इसमें। परावर्तन का नियम कितने होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? दो नियम। बोल, आपको परावर्तन पढ़ाया होगा कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होते हैं कि बिंदु पे, और इसके बाद परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान बराबर होते हैं। ये दो ही नियम होते हैं उसके, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बेटा जड़त्व से संबंधित है। कभी कभी क्या होता है, 9th क्लास के क्वेश्चन भी उठा के पटक देता है। पिछले साल का क्वेश्चन देखना, माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कार्य का सूत्र क्या है? W बराबर F इंटू एस, ठीक है। और भी यदि अपन आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू F। F मतलब क्या होता है बच्चों? बल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल। F मतलब क्या लिखा बेटा? बल। और S मतलब क्या होता है? विस्थापन। ये इंटू का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। और भी डिटेल में पूछे तो यहाँ पे कोस थीटा भी आप लिख सकते हो, F इंटू डी या एफ एस कोस थीटा। ये कार्य का क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के 34। अब मैं कुछ क्वेश्चन है ना बच्चों काय के बता देता हूँ आपको, अपने केमिस्ट्री के। काय के बच्चों? केमिस्ट्री के। देखना बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में जाएंगे, लेकिन आप ठीक से देखना बेटा, याद रहना चाहिए अपन को, ठीक है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो बोलो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या से अपन डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा बदलती रहती है, कभी बढ़ जाती कभी घट जाती है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या को। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियन होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियन होती है, ठीक है। न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देना आपस में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जब जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन। क्या कहलाते हैं बच्चों? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़ दो, और क्या कहलाएगा? वो न्यूक्लियन कहलाएगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या। HCl का नाम क्या है? HCl का नाम है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये हमारे पेट में होता है बेटा, आमाशय में जो HCl निकलता है, इसको जठर रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये आमाशय से निकलता है। इसके बाद में NaOH का नाम क्या है? Na को बोलेंगे बेटा सोडियम, और OH जहां भी दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? एक क्षार होता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, H2SO4 का नाम लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अम्ल क्षार वाले चैप्टर में से आ सकता है ये क्वेश्चन। CaCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। CO2 गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, O2। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है बच्चों? हाइड्रोजन होती है, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे है वो। पीएच का मान अम्ल में होता है 7 से कम, और 7 से ज्यादा हो क्षार, और 7 हो तो क्या हो जाएगा? वो 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षार, और 7 हो जाएगा तो वो उदासीन। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसने दिया था? पीएच स्केल किसने बनाई थी? एसपी सोरेनसन। याद रखना बच्चों, एसपीएल भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एसपी सोरेनसन महोदय ने पीएच स्केल बनाई थी। पीएच स्केल क्या होती है? एक अम्ल क्षार को नापने की, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता को नापने के लिए एक स्केल है। सार्वत्रिक संकेतन क्या होता है? लिटमस होता है, यानी कि लिटमस पेपर होता है, वो आप किसी भी प्रकार से कहीं पे भी किसी भी एसिड बेस पे लगाते हो तो वो आपको बता देगा कि अम्ल है कि क्षार है।
ऑक्सीकरण में क्या बढ़ता है? ऑक्सीकरण में बच्चों ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। काय की संख्या बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की, या फिर हाइड्रोजन की संख्या घट जाती है। आपने पहली वाली चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ी होगी। ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होती है? ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन बढ़ जाती है। और यदि ऐसा नहीं लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन घट जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तो बढ़ता है, हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? घटता है। ठीक है, नोट कर लेना फटाफट बच्चों। और अब अपन चलते हैं, मान लीजिए, हाँ कौन सा प्रश्न था हमारा? 48। अब 49 नंबर पे चलते हैं अपन। देखिए 49 नंबर पे देखिए, अपचयन में क्या होता है बच्चों? देखो ऑक्सीजन का उल्टा क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन में क्या घटता है? तो बोलो सर ऑक्सीजन घट जाती है। कौन घट जाती है? ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन बढ़ जाती है, सीधी सी बात। जंग का रासायनिक सूत्र फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। बच्चों मैं सूत्र भी लिख देता हूं, आप साथ साथ में नोट कर लेना बेटा। Fe, आयरन का जो सूत्र है अपना वो क्या होगा? Fe2O3 इंटू में X, इंटू में क्या जाएगा? XH2। ये सूत्र होता है बच्चों जंग का, काय का? जंग का। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन को फेरस बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और XH2 आप लिख सकते हैं। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है बच्चों? एथेनॉल का मतलब होता है 2 कार्बन, एथेनॉल। और OH होता है तो क्या उसको बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके टीचर ने आपको चौथे चैप्टर में IUPAC नाम सिखाए होंगे। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नहीं आते हो तो आप अभी भी कमेंट करके बता देना IUPAC नाम के लिए, यानी IUPAC का एक क्वेश्चन जरूर आता है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझ में जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का मतलब होता है COOH। जहाँ पे COOH दिख जाए वो एक अम्ल हो जाता है। एथेनोइक का मतलब होता है कार्बन तो होना चाहिए, CH3COOH। बेटा एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम पूछा है तो आपने सिरका दे दिया, लेकिन सामान्य सूत्र हो गया तो क्या बोलेंगे? सूत्र हो गया कौन सा? CH3COOH। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो कार्बन होना अनिवार्य है। ठीक है, और अभी वर्तमान परिभाषा में कार्बन के साथ में बच्चों हाइड्रोजन भी अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, CH4 का नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम एक और याद रखना बेटा, बायोगैस। कौन सी गैस? बायोगैस। ठीक है, बायोगैस मतलब गोबर गैस बोलते हैं इसको, या फिर एक और नाम है इसको मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, CH4 का नाम मीथेन भी है, बायोगैस भी और मार्स गैस भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, साबुन किस लवण से बनता है? सोडियम से या पोटेशियम से बनता है बच्चों? सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। अब गठन अभिक्रिया में क्या होता है? अब गठन का मतलब होता है टूटना, टूटने को अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन या फिर विघटन। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन होता है। संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। ये परिभाषाओं से याद होगा आपको। ऊष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया में क्या ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। ये 2 शब्द याद रखना। ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा अवशोषित होती तो ऊष्मा शोषी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है बेटा? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कड़वा या कसेला होता है। अम्ल वर्षा का कारण है SO2 गैस। कौन सी गैस बच्चों? SO2। पेट में पाए जाने वाला अम्ल अभी बताया था मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है बच्चों, ये केमिस्ट्री के अपने कितने क्वेश्चन हो गए? ये केमिस्ट्री के हो गए अपने पास में 67 क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं किसकी? बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्वेश्चन और देख लो फटाफट बच्चों। ठीक है, और ठीक से समझना, बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा इजी भी होता है लेकिन रटने जैसा काम ज्यादा रहता है इसमें। जीवन की मूलभूत इकाई किसे बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है ना हर साल 9th क्लास में, बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी, एक केमिस्ट्री में भी 9th क्लास से उठा के पटक देते हैं। ठीक है, और ज्यादातर वो कोशिका से संबंधित क्वेश्चन होता है। पिछली बार ये पूछा था पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और जैव प्रक्रम में ये सब चीजें अपन को पढ़नी पड़ती है। मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होती है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अब ये क्वेश्चन है ना 10th क्लास का भी हो गया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अपने 10th में भी है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आप बच्चा क्या बताएंगे? क्लोरोप्लास्ट। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीम क्या होता है? कलर होता है, और ग्लोबिन एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा ग्लोबिन क्या होता है। ठीक है बच्चों, हाँ ये कौन सा पेज आ गया?
हीम क्या होता है बेटा? हीम मैं बता देता हूँ। हीम का मतलब होता है, हीम एक कलर होता है। हीम क्या होता है? एक कलर होता है। हीम एक कलर, कलर को अपन हिंदी में बोलते हैं रंजक। और ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और इसमें ना बच्चों आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी? लोहा। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मछलियां जो होती हैं, मछलियों में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों में कक्ष होते हैं कितने? 2। ठीक है। सरीसृप, सरीसृप देखो, सरीसृप और एम्फीबियंस में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं, एम्फीबिया में भी। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना, यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो बताना। इनमें भी कितने कक्ष होते हैं? 3। पक्षियों में कितने कक्ष होते हैं? पक्षियों के हृदय में कक्ष होते हैं कितने? 4। और स्तनधारी जीव, स्तनधारी मनुष्य भी आता है। स्तनधारी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जन्म के पास, उनके सभी के कक्ष में क्या होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं बच्चों? 4 कक्ष। ठीक है, मैं इनको साफ कर देता हूँ। यदि आपने नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इन्हें लिख लेना। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। मनुष्य, हाँ। और कण का भाग, कण वाला भाग पूछे तो आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी बताना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, हिंदी में लिख लेना प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। देखो क्या पूछा है उसने? तरल भाग, तरल भाग में प्लाज्मा लिखना और कणिका वाला भाग यानी कण वाला भाग, तो क्या बताएंगे? आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? पीयूष, सॉरी माफ कीजिए, यकृत है। और सबसे छोटी पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पीनियल ग्रंथि बोल देंगे। क्या बोलेंगे? और पीयूष भी लिख सकते हो। ठीक है। मास्टर ग्रंथि की बात करें, किसकी बच्चों? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि के नाम में कौन आएगा? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। श्वसन क्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में, बिल्कुल गलत। श्वसन की क्रिया कहाँ पे होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। फेफड़ा श्वसन अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है? तो कोशिका में होता है, सेल में। ठीक है। फेफड़े क्या होते हैं बच्चों? श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्वसन नहीं होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। आरएनए का आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से ये ऑक्सी हटा देंगे, राइबोन्यूक्लिक अम्ल बोल देंगे बस। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक बोले तो आप केमिस्ट्री में चले जाए, नाभिक को आप है ना क्या लिख सकते हो? केंद्रक। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? केंद्रक में पाए जाते हैं। पादप हार्मोन कौन सा है होता है? तो देखिए, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है, ट्राउमेटिन है, बहुत सारे हार्मोन्स है। ठीक है, पादप हार्मोन आप बायोलॉजी में पढ़ सकते हो, बॉटनी में। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अपन किसकी? ये कितने क्वेश्चन हो गए? 80। ठीक है। अब हम बात करते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन की। 81 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया यहाँ पे? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। देखो, गुणसूत्रों की संख्या पूछी। किसकी? गुणसूत्रों की संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ इतना शब्द चेंज कर देता, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? कितने जोड़ी गुणसूत्र? तो जोड़ी में कितने लिखेंगे बच्चों? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। और भाई टोटल पूछ लिया। देखो, गुणसूत्रों की संख्या 46, कितने जोड़ी गुणसूत्र? तो 23। शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जोड़ी पूछ लिया तो आपने 46 बता दिया, यानी कि गलत हो गया। ठीक है। परागण के लिए आवश्यक क्या है? परागकण जरूरी होना चाहिए। परागण तभी जाके परागण होगा। यहाँ पे मान लीजिए परागकण भरे हैं, ये है ही नहीं यदि, तो परागण ओवरी पे कैसे पहुंचेंगे परागकण? ठीक है। स्वपोषी जीव क्या होते हैं? हरित पादप। स्वपोषी जीव क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। विषमपोषी जीव कौन है भाई? मनुष्य भी है, विषमपोषी मनुष्य भी है। बाकी जानवर भी हो सकते हैं जो बहुत सारी चीजों को खा पी सकते हैं, अलग अलग प्रकार का, जिनमें डाइजेशन होता है, पाचन होता है, या फिर न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो विषमपोषी। अमीबा किस प्रकार का प्रजनन करता है? द्विखंडन, यानी एक अमीबा में से कितने बच्चे? 2 अमीबा बन जाते हैं, इसको द्विखंडन बोलते हैं। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। इसका पूरा नाम भी और लिख लेना बेटा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मच्छर। किसके कारण? मच्छर। और वो भी कौन सी बच्चों? मादा एनाफिलिस। इसका नाम भी है मादा एनाफिलिस। ठीक है, ये मच्छर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 83 के बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। इंसुलिन ग्रंथि
इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय। और ये इंसुलिन क्या करता है बच्चों? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग को यानी शुगर की बीमारी कंट्रोल करता है। मानव में रक्तचाप, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। डॉक्टर के पास में होता है, यहाँ पे एक पट्टा लगा देता है और ऐसे ऐसे दबाता जाता है और देखता रहता है, ठीक है, उसको स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। रिफ्लेक्स क्रिया यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया, देखो इंग्लिश में एक शब्द लिख दिया और आउट कर दिया, इसको बोलते हैं क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। नियंत्रित कहाँ होती है? मेरुरज्जु में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। कहीं बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र में, रंध्र। और कभी कभी बेटा याद रखना, ऐसे भी लिख देता स्टोमेटा। क्या लिख देता है? स्टोमेटा, ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से बीमारी होती है कौन सी? स्कर्वी, मसूड़े पक जाते हैं, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। टीकाकरण का सिद्धांत क्या है? प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी बन जाती है इससे। क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। परमानेंट इलाज होता है। टीकाकरण का मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब परमानेंट इलाज। देखो आपने दवाई खाई, मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है, जब तक दवाई का असर रहेगा आप ठीक रहोगे, ठीक है, दवाई का असर खत्म, आपको वापस वो बीमारी हो सकती है। लेकिन टीकाकरण का मतलब होता है प्रतिरक्षा बनना है, आपको कभी भी वो बीमारी डबल से नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर है। कौन सी प्यारे बच्चों? फीमर। और यदि बच्चों सबसे छोटी पूछ ले तो सबसे छोटी बताएंगे, ये जांग में होती है बेटा। कहाँ पे होती है? जांग में। अपनी जो थाई होती है ना, जांग में होती है। मैं लिख देता हूं, जांग, ठीक है। और सबसे छोटी पूछे तो क्या बोलेंगे आप? स्टेप्स, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? कान में। कहाँ होती है बच्चों? कान में। मानव में सबसे छोटी हड्डी, ये लिखा है, मैं जबरन लिख दिया, ठीक है, लिख दी, ठीक है, कान। रक्त का थक्का बनने में सहायक तत्व कौन है? प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स के साथ में आरबीसी भी कुछ हेल्प करती है बच्चों, ठीक है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से हो जाती है। पाचन का मतलब होता है टूटना, तो भोजन टूटना कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? देखो अभी ऊपर लिखा था, तो उत्पन्न कौन सी गैस हुई थी? O2, ऑक्सीजन। और आवश्यक गैस कौन सी है? CO2, ठीक है। हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि करती है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया था, क्या? मास्टर ग्रंथि, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हालांकि ये तो हट गया, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। मेटलर्जी का चैप्टर हट गया था, लेकिन मेटलर्जी के भी पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछ लिए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा सभी देख के जाए, ये 100 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से रट के जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके साइंस के, ठीक है, जिनमें से आपको 99% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक कर देना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे व्यूज बढ़े तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और मुझे भी मिले। थैंक यू वेरी मच।